ये कहानी उस शक्तिशाली अस्तित्व की है जिसे संसार डियाब्लो के नाम से जानता था। एक ऐसा प्राणी जिसने अकेले ही 12 देवताओं को युद्ध की चुनौती दी थी। उन देवताओं ने लाख प्रयास किए पर उसे मारना उनके बस में नहीं था। अंततः उन्होंने अपनी समस्त शक्ति एकत्र कर उसे सील कर दिया। किंतु बंद होने से पहले डियाब्लो ने एक भविष्यवाणी की, कोई भी मुहर सदा के लिए नहीं रहती। मैं लौटूंगा और तब तुम सबका विनाश निश्चित होगा। डियाब्लो हार मानने वाला नहीं था। सील किए जाने से पूर्व ही उसने एक निषिद्ध मंत्र का उच्चारण किया, जिससे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर अंतरिक्ष में भटकने लगी। हजारों वर्षों तक वह शून्य में तैरती रही और अंततः उसका पुनर्जन्म हुआ, सेल्डम साम्राज्य के एक प्रतिष्ठित अर्ल परिवार में। इस बार उसका नाम था जेमी वेल्टन। जेमी के पिता अर्जेनो वेल्टन साम्राज्य के 5 महान तलवारवीरों में से एक थे, जिन्होंने उसे यह नाम दिया। उसकी माँ सीयर्स बेल वेल्टन प्रतिष्ठित बेल परिवार से थी और उसकी बहन सारा वेल्टन उसे अपार स्नेह देती थी। किंतु कुलीन परिवार में जन्म लेना कोई सरल कार्य नहीं था। जेमी को शिष्टाचार सीखने पड़े, सदा प्रसन्न और विनम्र दिखना पड़ा, जो डियाब्लो जैसे आत्मा के लिए असहनीय था। परंतु वह इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ समझ चुका था। अर्ल परिवार में जन्म उसे वे सभी संसाधन उपलब्ध करा सकता था, जिनकी सहायता से वह अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर सकता था। शून्य में भटकते समय डियाब्लो की देवताओं के प्रति घृणा और भी गहरी हो चुकी थी। उसे वे देवता मात्र परजीवी प्रतीत होते थे, जो अपने अनुयायियों की आस्था से शक्ति प्राप्त करते थे, किंतु उन्हें कुछ लौटाते नहीं थे। मगर इस नए जीवन में उसका शरीर अभी कमजोर था। यदि वह अपना प्रतिशोध लेना चाहता था, तो उसे पहले अपनी संपूर्ण शक्ति वापस पानी थी। एक रात जब जेमी अपने कक्ष में सोने जा रहा था, उसकी माँ ने उसे एक कहानी सुनाई और फिर मंद मुस्कान के साथ कहा, हमने तुम्हारे लिए सबसे शक्तिशाली जादूगर को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया है। पहले आए तीनों तुम्हारे लिए बहुत साधारण थे, है ना? अगली सुबह प्रभात की कोमल धूप खिड़की से भीतर आ रही थी। जेमी अपने बिस्तर पर बैठा एक पुरानी पुस्तक के पन्ने पलट रहा था, जिसमें श्वास तकनीकों का वर्णन था। किंतु यह अधिक देर नहीं चला। भोजन का समय हो गया था। दिन में 3 बार भोजन करना उसे व्यर्थ लगता था। किताब बंद करके वह भोजन कक्ष की ओर चल पड़ा। महल के गलियारे में कदम रखते ही एक तीव्र ऊर्जा उसकी इंद्रियों से कर आई। हवा में जैसे कोई तूफान उमड़ पड़ा हो, वह रुक गया। उसके सामने एक वृद्ध खड़ा था। उसकी उपस्थिति में ऐसी अराजक जादुई शक्ति थी कि वातावरण स्वयं उस बोझ को सहन नहीं कर पा रहा था। जेमी की हरी आंखें सिकुड़ गई। उसने अनुमान लगाया, स्तर 7 का जादूगर। हालांकि उसका शरीर अभी दुर्बल था, किंतु उसकी इंद्रियां अभी उतनी ही तीव्र थीं। उसने हाथ उठाया और उसकी उंगलियों से ऊर्जा लहराने लगी। तुम कौन हो और यहां कैसे आए? जेमी ने कठोर स्वर में पूछा। वृद्ध ने चुपचाप उसे देखा। उसकी दृष्टि जेमी को अत्यंत कष्टप्रद लगी। अपनी शक्ति दिखाओ, वृद्ध ने अंत तक कहा। जेमी ने विलंबन करते हुए बिजली का एक मंत्र छोड़ा, जो सीधे वृद्ध से टकराया। धुएं के छिंटते ही वह चौंक गया। वृद्ध पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। जेमी की भौहें तन गईं। यह असंभव था। अचानक वृद्ध ने एक प्रचंड अग्निमंत्र छोड़ा, जो सीधे जेमी की ओर बढ़ा। परंतु जेमी ने अपनी पलकों तक को नहीं झपकाया। ये देख वृद्ध की आंखों में उत्सुकता की एक चमक आ गई। हाँ, दिलचस्प, वृद्ध बोला। लेकिन तभी धड़ाम एक तेज तलवार चमकी और अग्निमंत्र को हवा में ही चीरती हुई काट डाला। सामने एक ऊंचा प्रभावशाली पुरुष खड़ा था। हरी आंखें, हरे बाल। ये था अर्जेनो वेल्टन, जेमी का पिता। यह सुनते ही जेमी ने डर का नाटक किया। उसकी हरी आंखों में हल्का भय उभरा और वह थोड़ा पीछे हट गया, जैसे वह किसी परेशानी में पड़ गया हो। अर्ल अर्जेनो वेल्टन की नजरें सख्त हो गई। उनकी तलवार अब भी हवा में उठी हुई थी, जिसे उन्होंने आग का मंत्र काटा था। सामने खड़े वृद्ध व्यक्ति की ओर देखते हुए उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, मार्क्विस, तुमने मेरे बेटे पर हमला क्यों किया? वृद्ध ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। बाद में अर्ल के कक्ष में कमरे में कुछ देर की चुप्पी रही। मार्क्विस, जो वास्तव में एक स्तर 8 का अनुभवी जादूगर था, सोचते हुए बैठा था। थोड़ी देर बाद उसने सीधे प्रश्न किया, तुम अपने बेटे की शक्ति के बारे में कितना जानते हो? अर्ल ने सामान्य स्वर में जवाब दिया, वह होशियार है, बस इतना ही। मार्क्विस ने सिर हिलाया। नहीं, बात उससे कहीं आगे है। अर्ल ने सोचा, शायद वह जेमी को उतना खास नहीं मानता। लेकिन फिर मार्क्विस ने कहा, तुम्हारा बेटा साधारण प्रतिभाशाली नहीं है, वह सामान्य सीमाओं से परे है।
अर्ल कुछ समझ नहीं पाया। तब मार्क्विस ने समझाया, उसने मेरी जांच को तुरंत पहचान लिया। उसे मालूम था कि मेरी आग का मंत्र उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता और इसीलिए उसने बिना झिझके सामना किया। अर्ल ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। और सबसे खास बात यह है कि वह अभी 9 साल का है और पहले ही स्तर 4 का जादूगर बन चुका है। अगर वह ऐसे ही आगे बढ़ा तो शायद वह स्तर 9 तक पहुंच सकता है। अर्ल को विश्वास नहीं हुआ। यह स्तर इतिहास में बहुत ही कम लोगों ने छुआ था। मार्क्विस ने उठते हुए कहा, उसे किसी शिक्षक की जरूरत नहीं। तुम बस उसका साथ दो और उसके लिए रास्ता आसान करो। इतना कहकर वह बिना और कुछ बोले वहां से चला गया। अर्ल वहीं खड़ा रह गया, थोड़ा चकित, लेकिन जेमी की क्षमता को समझते हुए संतुष्ट भी। उस रात जेमी के लिए सब कुछ अजीब था। उसकी माँ जब यह सुनती है कि जेमी पर हमला हुआ तो वह घबरा जाती है और महल में खलबली मच जाती है। लेकिन जेमी को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, लेकिन दिमाग में एक ही चेहरा घूम रहा था। माँ व्यक्ति जिसने उसकी असली शक्ति को पहचान लिया था। साथ ही उसके पिता की छवि भी उसके मन में थी, जिन्होंने एक वार में इतनी भारी जादुई ऊर्जा को नष्ट कर दिया था। हल्की हंसी सुनाई दी। जेमी की नजरें तुरंत तेज हो गई। वह सतर्क हुआ। कौन था? वह पलटा और देखा। मार्क्विस उसके सामने खड़ा था। तुम यहां कैसे आए? जेमी हैरान था। वह उसकी मौजूदगी को महसूस तक नहीं कर सका। मार्क्विस हल्के स्वर में बोला, तुम्हारी श्वास तकनीक बहुत पुरानी हो चुकी है। इतना कहकर उसने एक किताब उसकी ओर फेंकी। यह लो, इसमें एक नई तकनीक है जो अब तक किसी को नहीं दी। इसके बाद वह गायब हो गया, जैसे कभी यहां था ही नहीं। जेमी ने किताब खोली। पहले पृष्ठ में लिखा था, पुरानी विधि में माना को फेफड़ों द्वारा अवशोषित कर हृदय में संचित किया जाता था। लेकिन यह नई विधि पूरी तरह अलग थी। यह माना को सूक्ष्म कणों में विभाजित कर देती है, जिससे त्वचा तक उसे अवशोषित कर सकती है। यह पढ़कर जेमी की आंखों में चमक आ गई। इसका मतलब पूरा शरीर माना संचित कर सकता है? यह किसी भी पुरानी विधि से कहीं बेहतर था। जेमी ने बिना देरी किए ब्लैक को बुलाया। ब्लैक, माना को तोड़ना शुरू करो। जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई, जेमी ने माना को अवशोषित करना शुरू किया और एक नया रास्ता खुलने लगा। अगली सुबह अर्ल अर्जेनो वेल्टन जेमी की हालत देखने आए। कमरे में घुसते ही वह रुक गए। जेमी का शरीर माना से भर चुका था। हवा में घना दबाव था। अर्ल सोच में पड़ गए। एक ही रात में इतनी प्रगति। वह चुपचाप मुस्कुराए और बाहर निकल गए। उधर जेमी अब और माना नहीं खींच पा रहा था। अब क्या? ब्लैक ने सुझाव दिया, अपने शरीर को संशोधित कर लो। लेकिन जेमी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, अभी नहीं। उसने ब्लैक से कहा कि वह अदृश्य हो जाए। अब उसे अपने पिता से मिलना था। जैसे ही वह अर्ल के कार्यालय पहुंचा, उसने अंदर से बातचीत की आवाज सुनी। जेनित संप्रदाय का एक मंत्री धर्म प्रचार की अनुमति मांग रहा था। अर्ल ने कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी। जेमी चुपचाप सुन रहा था और गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गईं। जेनिथ, उसके भीतर एक तेज आक्रोश उठने लगा। यही देवता था जिसने उसे मुहरबंद किया था। अब वही यहां प्रचार करेगा? मैं इस पाखंडी देवता को यहां बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर कोई रास्ता नहीं है तो मुझे ही कुछ करना होगा। इसके बाद वह पिता के कक्ष में गया। अर्ल ने उसे देख पूछा, क्या तुमने जो शुरू किया था उसे पूरा कर लिया? जेमी शांत स्वर में बोला, हाँ। लेकिन अर्ल गौर से उसे देख रहे थे। जेमी के शरीर से अब भी माना निकल रहा था। उसकी हड्डियां तक सक्रिय थीं। अर्ल बोले, प्रतिभा आसान राह नहीं है जेमी। प्रशंसा सामने होगी, घृणा पीठ पीछे। अगर तुम साधारण जीवन चाहते हो, मैं साथ हूं। जेमी की आंखों में अब कोई संकोच नहीं था। मैं और शक्तिशाली बनना चाहता हूं। अर्ल मुस्कुराए, तो मैं तुम्हारे हर निर्णय में साथ रहूंगा। फिर उन्होंने अचानक पूछा, ये जो अदृश्य प्राणी है, ये तुम्हारा है? जेमी चौंका। ब्लैक तो अदृश्य था, पिताजी ने इसे कैसे देख लिया? थोड़े संकोच के बाद वह बोला, हाँ। अर्ल के चेहरे पर संतोष था। शायद यह बच्चा वाकई उस स्तर तक पहुंच सकता है जिसे मैं केवल कल्पना करता हूं। अर्ल के कक्ष में पिता से बातचीत के बाद जेमी शांत नहीं बैठा। रात की गहराई में उसने एक साधारण काले हुड वाले कपड़े पहने और अपने चेहरे को ढक लिया। बिना किसी आहट के वह महल से बाहर निकला और फिर अंधेरी गलियों से होता हुआ खुले आकाश में उड़ चला। उसे शहर में कुछ असामान्य गतिविधियां महसूस हो रही थीं। उड़ते हुए वह एक संकरी गली के ऊपर रुका। नीचे दो व्यक्ति आपस में फुसफुसा रहे थे। एक
फिलिप गिरोह से था और दूसरा जानस गिरोह का सदस्य। दोनों की आवाज़ों में तनाव था। हमारा सरगना पागल हो गया है, एक ने कहा। बच्चों की तस्करी, ये पहले कभी नहीं किया था। दूसरा बोला, अगर ऐसा चलता रहा तो अर्ल हमें मिटा देगा। उसने पहले भी ऐसे लोगों को खत्म किया है। भाग लें या मुखबिरी करें। पहला हिचका। दूसरा फुसफुसाया, अंडर सिटी का नियम है, जो किया है उसका जिम्मा लो। सीटी नहीं बजाते, मगर बच्चों की तस्करी। दोनों चुप हो गए, फिर भारी सांस छोड़ते हुए बोले, चलो भाग चलते हैं। उस राक्षस से दूर रहना ही बेहतर है। तभी गली के कोने से एक परछाई निकली। हुड में छिपा जेमी सामने आ गया। उन दोनों की नजरें उसके छाया में चेहरे पर टिकी और वे चौंक उठे। कौन हो तुम? एक ने घबराकर पूछा। जेमी चुप रहा। वे दोनों घबराकर उसकी ओर लपके, लेकिन वह वहां था ही नहीं। हवा में जमीन से कुछ हाथ ऊपर, वह दोनों पर नजरें गड़ाए खड़ा था। जेमी ने धीरे से एक मंत्र फुसफुसाया। चमकते चिन्ह हवा में उभरे और दोनों पर झपटे। पल भर में वे जादू के वश में आ गए, मानो उनके होश किसी अदृश्य बंधन में बंध गए हों। जेमी ने उनका संपूर्ण संवाद जान लिया। किसी ने तुम्हारे सरगना को बच्चों की तस्करी के लिए धन दिया? दोनों ने हामी भरी। जेमी का चेहरा कठोर हो गया। अब जाओ अर्ल के पास और उसे सब बता दो। दोनों उसके आदेश पर चल पड़े। लेकिन दूर एक छत से अचानक एक जादुई किरण आई और एक को सीधे गिरा दिया। जेमी का चेहरा सख्त हो गया। उसकी नजर घायल व्यक्ति पर पड़ी, जो मरने के कगार पर था। मेरे लोगों को छूने की हिम्मत। उसने तुरंत जीवन शक्ति का मंत्र पढ़ा और उन्हें बचाने के लिए माना प्रवाहित की। बिना खबर दिए कोई मरेगा नहीं, जेमी ने ठंडे स्वर में कहा। तभी दूसरी ओर से फिर से जादुई हमले हुए। जमीन पर गड्ढे बनते गए, पर जेमी की जगह पर कुछ नहीं हुआ। दूसरा हमलावर, हानि गिरोह का एक जादूगर, जेमी को मारने के भ्रम में अपने ही साथी को घायल कर बैठा। तुम्हारा निशाना खराब है। जेमी की आवाज अचानक उसके पीछे गूंजी। वह पलटा, लेकिन देर हो चुकी थी। जेमी की हथेली उसकी छाती से टकराई और उसकी सारी माना खींचने लगी। कुछ ही पलों में जेमी ने उसका जीवन समाप्त कर दिया और उसकी माना अपने भीतर समेट ली। हैनिन गैंग के जादूगर को खत्म करने के बाद जेमी अपने उन दो गुंडों के पास लौटा, जिनको वह अपनी माना से जिंदा रखे हुए था। लेकिन वह जानता था कि उन्हें ज्यादा देर तक इस तरह नहीं बचाया जा सकता। इसलिए उसने एक अलग तरीका अपनाया। जेमी ने उन दोनों पर नेक्रोमेंसी, मृत शरीरों को जीवन देने वाला जादू का प्रयोग किया और उन्हें हाई जॉम्बी बना दिया। अब वे दोनों पूरी तरह होश में थे, बिल्कुल इंसानों की तरह दिख रहे थे। उसने उनके नाम रखे, जानस और राइजा। फिर आदेश दिया, अपने पुराने गैंग लीडर के बारे में पता लगाओ। इसके बाद जेमी घर लौट आया। कुछ देर बाद जानस अपने पुराने गैंग के अड्डे पर पहुंचा। वहां उसने अपने बॉस का पता पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। गुस्से में उसने वहां मौजूद सभी को मार डाला, बस एक को जिंदा छोड़ा। अपनी नई ताकत देखकर वह खुद भी हैरान था। सुबह का समय, नाश्ते के वक्त जेमी अपनी माँ और बहन के साथ बैठा था। उसकी माँ ने उसे पास खींचकर प्यार से गले लगाया, बार बार उसके गाल सहलाए, जिससे जेमी थोड़ा परेशान हो गया। लेकिन उसने दिखाया नहीं और माँ के साथ थोड़ा प्यारा प्यारा व्यवहार किया। माँ ने चिंता जताई, तुम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो, शरीर पर असर पड़ेगा बेटा। जेमी मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर उसके पिता ने कहा, आज हमें रीजन जाना है, जहां एक बड़ा बॉल समारोह हो रहा है। मैं और अर्ल साइमन इसे मिलकर आयोजित कर रहे हैं। नाश्ते के बाद जेमी ने अपने नए जॉम्बी साथियों से मिलने का सोचा। वे एक हैनिन गैंग के सदस्य को पकड़ लाए थे, ताकि जेमी उससे पूछताछ कर सके। जेमी ने उस कैदी पर एक जादू डाला, जिससे वह हर जानकारी अर्ल वेल्टन तक पहुंचा सके। उसी समय अर्ल वेल्टन को चाइल्ड ट्रैफिकिंग की खबर मिली और उन्होंने अपनी यात्रा थोड़ी देर के लिए टाल दी। उसकी माँ और बहन कुछ खास गार्ड्स के साथ रीजन रवाना हुए। रास्ते में उसकी माँ ने अर्ल साइमन के बारे में बताया। वो 7वीं श्रेणी का जादूगर है और रेड लोट्स के नाम से मशहूर है। कहते हैं उसने हजारों को मार गिराया है। जेमी सोचने लगा, ऐसा जादू जो हजारों को मार सके, कितना बड़ा होगा ये। रीजन पहुंचने पर उनका स्वागत हुआ और उन्हें महल ले जाया गया। कुछ आराम और तैयारियों के बाद वे बॉल में शामिल हुए। डाइनिंग हॉल में एक नौकर ने घोषणा की, अर्ल साइमन का परिवार आ रहा है। जैसे ही साइमन आया, जेमी चौंक गया। उसकी शक्ति 7वीं श्रेणी से कहीं ज्यादा थी। वह तो मार्क्विस से भी ताकतवर लग रहा था, जो 8वीं श्रेणी में था। जेमी ने उसे ध्यान से देखा और साइमन ने भी उसकी नजरों को समझ लिया।
उसने भी जेमी की ताकत को पहचाना। वहीं साइमन का बेटा अपने पिता को जेमी में दिलचस्पी लेते देख गुस्से से भर गया। खाना खाने के बाद साइमन का बेटा अपने पिता से बोला, जेमी के बारे में आप क्या सोचते हैं? साइमन ने जवाब दिया, बहुत होनहार है। उसकी माँ ने समझाया, वेल्टन परिवार से हमारा पुराना गठबंधन है, अच्छे रिश्ते बनाकर रखो। लेकिन साइमन का बेटा सोच रहा था, मैं इसे नीचा दिखाऊंगा और पिता को साबित करूं कि मैं उससे बेहतर हूं। बाहर का दृश्य। नाश्ते के बाद जेमी थोड़ा टहलने बाहर गया। तभी एक लड़की अचानक उसके सामने आ गई। जेमी को उसकी मौजूदगी का पता तक नहीं चला था। उसने तुरंत माना से तलवार बनाई और उसके गले पर रख दी। लड़की डर गई। जेमी ने सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी उपस्थिति का मुझे पता क्यों नहीं चला? लड़की बोली, मुझे नहीं पता, मैं बस यूं ही यहां आ गई। जेमी ने महसूस किया उसके चारों तरफ हवा की ऊर्जा है। फिर लड़की ने बताया, मैं ऐश बैलेट हूँ, बैलेट परिवार से जो विल्टन के अधीन है। थोड़ी बातचीत के बाद वे अलग हो गए थी। अब जेमी अकेला था। तभी साइमन का बेटा आया और छिपे हुए में जेमी की बेइज्जती करने लगा। उसका चमचा बोला, हमारा साहब जल्द ही तीसरी श्रेणी का जादूगर बनने वाला है। यह सुनकर जेमी हंस पड़ा। यह बात साइमन के बेटे को बुरी लगी। उसने एक जादुई वस्तु निकाली, एक गुंबद जो चारों ओर से दृष्टि और ध्वनि को रोकता था। फिर बोला, अब तू और मैं देखता हूं तेरी हंसी कब तक रहती है। डोम बनने के तुरंत बाद जेमी ने उन दोनों पर एक पीड़ादायक जादू डाल दिया। दोनों की नाक से खून बहने लगा और वे घुटनों के बल गिर पड़े। जेमी ने शांत स्वर में कहा, डोम हटाने की गलती मत करना, वरना जो तमाशा होगा उसे कभी भूल नहीं पाओगे। फिर वह उन्हें वहीं तरपता छोड़कर चला गया। साइमन का बेटा बुरी तरह विचलित हो चुका था। वह सोचने लगा, जेमी को हराऊं कैसे? मैं तो सिर्फ स्तर 2 का जादूगर हूं और वो स्तर 4 का। वह दर्द से बुरी तरह खांस रहा था और अंत में बेहोश हो गया। फिर उसने अपने बड़े भाई लेनॉन से मदद मांगी। लेनॉन ने उसे एक खास आर्टिफैक्ट दिया जो स्तर 6 की जादू शक्ति को बुला सकता था। जेमी स्तर 4 का है, इस जादू से हार जाएगा, लेनॉन ने कहा। यही था उनका बदला लेने का रास्ता। रात को जेमी के पिता बॉल में शामिल होने आए। अर्ल साइमन ने उनका भव्य स्वागत किया। एक निजी कक्ष में दोनों आपस में गंभीर बात करने लगे। साइमन बोला, आपका बेटा जेमी अद्भुत है, वह भविष्य में स्तर 9 का जादूगर बनेगा। फिर वह गंभीर हो गया। ड्रैगन, हाई एल्व्स और लांस जैसी अन्य जातियां हमें कमजोर समझती हैं। उनके साथ शांति बनाए रखना महंगा होता जा रहा है, लेकिन अगर हमारे पास एक स्तर 9 का जादूगर होगा तो ड्रैगन भी हमारी बात सुनेंगे। फिर साइमन ने कहा, 10,000 साल पहले इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसने आधी सभ्यता को खत्म कर दिया और उसके पहले का इतिहास ही मिटा दिया गया। ऐसा दोबारा न हो, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। बात खत्म हुई और दोनों विदा हुए। रात को अर्गिनो, जेमी के पिता, उसके कमरे में आए। वे उसे चिंता से देख रहे थे, मानो उसकी प्रतिभा भविष्य में उसे भारी मुसीबत में डालेगी। सुबह जेमी भी बेचैन था। वह समझ नहीं पा रहा था कि रात को उसके पिता इतने परेशान क्यों थे। बॉल रूम में तभी वह लड़की ऐश बैलेट फिर से आई, जिसे वह बगीचे में मिला था। वह बहुत जोश में थी, लेकिन जेमी के पास उससे बात करने की ताकत नहीं थी। उसने कहा, मुझे तुमसे कोई काम नहीं। लड़की बोली, मुझे है, और जोर से चिल्लाई, बहन इधर आओ। जेमी को गुस्सा आ गया। वह सोचने लगा, एक को झेल नहीं पा रहा, ऊपर से अब और लोगों को बुला रही है। जैसे ही वह वहां से निकलने लगा, उसकी बहन आई। जेमी ठिठक गया। उसके दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसकी बहन का नाम था रेबेका बैलेट, लेकिन जेमी उसे देखता रह गया। वह हूबहू जेन जैसी थी। वही जेन जिसे वह अपने पिछले जीवन में प्यार करता और जो देवताओं के हाथों मारी गई थी, सिर्फ उसके कारण। वह बुदबुदाया, जेन, जेन तुम। दूसरी तरफ साइमन का बेटा बॉल रूम में दाखिल हुआ। उसके हाथ में वही आर्टिफैक्ट था जो फीनिक्स की आग का स्तर 6 का जादू छोड़ सकता था। अब क्या होगा? जेमी के सामने एक अतीत की छाया और दूसरी तरफ एक आग थी। क्या जेमी पुराने घावों से उबर पाएगा? क्या वह इस नई साजिश से बच पाएगा? जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगला भाग मिस न करें।